हेलो फ्रेंड्स, मैं जयपाल वर्मा जेपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आरपीएससी और यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आज डिमांड की। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे मांग के नियम, यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले अपने प्रश्न एक आता है कि मांग अपन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मांग निश्चित समय और कीमत पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कि उसका निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित उसकी कीमत होनी चाहिए। उस पर कोई वस्तु अगर खरीदी जाती है तो उसे मांग कहते हैं। अब अपन करते हैं बात कि वस्तु की मांग में 5 तत्व शामिल होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला तत्व है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। पहला तत्व कौन सा होता है? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो इच्छा मांग कहलाएगी। और इसमें जब 4 तत्व और जुड़ जाते हैं तब वो इच्छा है वो उसकी मांग कहलाएगी। तो दूसरा जो तत्व है मांग का वो है वस्तु प्राप्त करने के लिए साधन। तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भर से ही वो उसकी मांग नहीं कहलाएगी, उसको प्राप्त करने के लिए साधन भी जरूरी है। तीसरा अपना तत्व है डिमांड का साधन व्यय की तत्परता, मतलब साधन को व्यय करना भी जरूरी है, व्यय की तत्परता होनी भी जरूरी है। और चौथा अपना तत्व है वो निश्चित समय, एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग ही मांग को बताया जाता है कि किसी स्थान पर इस समय इतनी इस वस्तु की इतनी डिमांड है और उसके साथ में निश्चित कीमत का होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अनाज मंडी के अंदर दिनांक इतनी इतनी को इस वस्तु की इतनी कीमत है, इतनी कीमत पर इतनी डिमांड है। तो फ्रेंड्स, मांग में इन 5 तत्व के सम्मिलित होने पर कोई चीज़ है वो वस्तु की मांग कहलाती है। अब देखो अपन समझते हैं, मांग होती है वो प्रभावपूर्ण इच्छा और उसमें निश्चित समय और निश्चित कीमत जब जुड़ जाती है तब कोई वस्तु है उसकी वो डिमांड कहलाएगी, कोई वस्तु की मांग कहलाएगी। अब अपने प्रश्न उठता है कि प्रभावपूर्ण इच्छा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, प्रभावपूर्ण इच्छा के अंदर एक तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पास साधन होने चाहिए और उस साधन के व्यय की तत्परता होती है। यानी कि शुरू के जो 3 पॉइंट हैं इनको प्रभावपूर्ण इच्छा या फिर इसको आवश्यकता भी कहते हैं। और इनके अंदर निश्चित समय और निश्चित कीमत जब जुड़ जाती है तब वो डिमांड कहलाती है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स अपन मांग मात्रा। देखो मांग किसे कहते हैं? विभिन्न संभावित कीमतों पर उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसे तो अपन मांग बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम की कीमत अगर 10 रुपये है तो उसकी मांग है वो मान लो 15 है, और जो ही उसकी कीमत 10 से 8 रुपये हो गई तो उसकी मांग बढ़ के क्या हो गई? 15 से 16 हो गई। तो वो तो क्या होगी? विभिन्न संभावित कीमतों पर उपभोक्ता का व्यवहार तो हो गया मांग। और मांग मात्रा इसके अंदर किसी विशिष्ट कीमत पर उपभोक्ता के व्यवहार होता है वो मांग मात्रा कहलाता है। विशिष्ट कीमत पर उपभोक्ता का व्यवहार होता है वो तो होता ही मांग मात्रा। और विभिन्न संभावित कीमतों पर उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसे बोलते हैं अपन मांग। तो फ्रेंड्स, मांग और मांग मात्रा इन दोनों की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। और मांग के प्रकार के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले प्रोफेसर बोबर के अनुसार। तो फ्रेंड्स, बोबर ने 3 प्रकार की मांग बताई है। नंबर 1 मांग बताई उन्होंने कीमत मांग, नंबर 2 मांग बताई है आय मांग, और नंबर 3 मांग बताई है उसने आड़ी या तिरछी मांग। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कीमत मांग की। देखो कीमत मांग किसे कहते हैं? कि विभिन्न कीमत स्तर पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्रा को कीमत मांग कहते हैं। कीमत के स्तर पर कीमत घटती और बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। तो उस कीमत के बढ़ते और घटते स्तर पर उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु की खरीद की जाती है उसको उसकी कीमत मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है फ्रेंड्स। ये अपन को ध्यान रखने की बात है फ्रेंड्स कि कीमत और मांग के मध्य जो संबंध होता है वो विपरीत होता है, ऋणात्मक होता है। अर्थात जब कीमत के बढ़ने पर मांग कम और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाएगी तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और जब कीमत उसकी घट जाएगी
तो मांग बढ़ जाती है। अब अपन बात करेंगे दूसरे प्रकार की मांग की। दूसरे प्रकार की मांग है फ्रेंड्स आय मांग। तो आय मांग है वो उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तरों पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा को आय मांग कहेंगे। उपभोक्ता की आय जब घटती बढ़ती रहती है तो उन स्तरों पर जो वस्तु की खरीद की जाती है उसको आय मांग कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अच्छी तथा सामान्य वस्तु के संबंध में उपभोक्ता का आय प्रभाव है धनात्मक होता है, और अर्थात आय बढ़ने पर उपभोक्ता इन वस्तुओं को अधिक खरीदेगा। आय प्रभाव फ्रेंड्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे आय प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अच्छी और सामान्य वस्तु के संबंध में उपभोक्ता का आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक होगा। मतलब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो अच्छी वस्तुओं को लेना ज़्यादा पसंद करेगा, तो आय भी बढ़ रही है और उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, धनात्मक प्रभाव हो गया। लेकिन घटिया या निकृष्ट वस्तु के संबंध में उपभोक्ता का आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। मतलब जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो जैसे निकृष्ट वस्तु जैसे डालडा, घी है, इनके प्रति उनकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जैसे आय बढ़ने पर डालडा, घी कम खरीदा जाता है। तो फ्रेंड्स, सामान्य वस्तु के संबंध में उपभोक्ता का आय प्रभाव वो धनात्मक होता है, और निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता का आय प्रभाव होता है ऋणात्मक होता है। प्रश्न आ जाए कि उपभोक्ता का आय प्रभाव कैसा होता है सामान्य वस्तु के संबंध में, तो अपन बोलेंगे धनात्मक। निकृष्ट वस्तु के संबंध में कैसा होता है, तो अपन बोलेंगे ऋणात्मक होता है। अब अपन बात करेंगे मांग की आड़ी या तिरछी मांग की, है ना, आड़ी या तिरछी मांग। तो आड़ी और तिरछी मांग में क्या होता है, पूरक तथा स्थानापन्न वस्तु की कीमतों का प्रभाव जब वस्तु की मांग पर देखा जाता है तो उसे वस्तु की आड़ी व तिरछी मांग कहते हैं। पूरक वस्तु जैसे वो सॉक्स हो गया, एक पाँव का सॉक्स, दूसरे पाँव का सॉक्स, और जो स्थानापन्न वस्तु है जैसे चाय और कॉफ़ी हो गई। तो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव या पूरक वस्तु की कीमतों का प्रभाव जब वस्तु की मांग पर देखा जाता है। पूरक वस्तु के अंदर अपन ये जैसे गाड़ी और पेट्रोल को भी ले सकते हैं, तो इनकी जो मांग होती है वो तिरछी मांग कहलाती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मांग के कुछ अन्य प्रकार होते हैं। ये तो प्रोफेसर बोबर ने बताए हैं 3 मांग, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी और तिरछी मांग। इसके अलावा भी मांग के प्रकार होते हैं, वो देखते हैं अपन। अब एक होती है संयुक्त मांग। जब एक वस्तु की मांग है वो दूसरी वस्तु की मांग के साथ जुड़ी हुई होती है, या एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक से अधिक वस्तु की मांग की जाती है, तो उसे संयुक्त मांग बोलते हैं। मतलब एक वस्तु की मांग अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, तो इसे बोलते हैं संयुक्त मांग। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक वस्तु की मांग की जाती है, उसको बोलेंगे संयुक्त मांग। जैसे खेलने के लिए बैट खरीदने पर बॉल भी साथ खरीदने पड़ेगी, है ना। एक चीज़ खरीदी है तो दूसरी भी उसके साथ खरीदनी पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे अपन संयुक्त मांग। और पूरक वस्तुओं की मांग संयुक्त मांग होती है। जैसे गाड़ी खरीद ली तो उसके साथ में पेट्रोल भी अपन को खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरक वस्तु की जो मांग होती है वो संयुक्त मांग होती है। अब अपन आगे बात करते हैं सामूहिक मांग की। सामूहिक मांग का मतलब क्या होता है कि जब एक वस्तु की मांग कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है तो उसे सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे अपन दूध की मांग करते हैं, दूध की मांग दूध पीने के लिए भी करते हैं, मावा वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं, छाछ बनाने के लिए भी करते हैं, दही बनाने के लिए भी करते हैं, है ना। वैसे ही बिजली की मांग होती है, वो भी सामूहिक मांग होती है। अनेक उद्देश्य के लिए बिजली की मांग की जाती है। घरेलू बिजली होती है, जो व्यावसायिक बिजली होती है। इस प्रकार से ये हो गई सामूहिक मांग। और अगली प्रकार की जो मांग है वो व्युत्पन्न मांग। मतलब जब एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग के कारण उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग बोलते हैं। एक वस्तु की मांग कर ली और उससे अपन को दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो रही है, जैसे साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए आप कमेंट बॉक्स में। लाइक भी करें और उसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्थानापन्न व पूरक वस्तु और मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उसकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।